सिंबोलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म की लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या है? सिंबोलिज्म का इस्तेमाल लिटरेरी फिगर्स अपनी राइटिंग्स के अंदर क्यों करते हैं? अगर ये सवाल आपके माइंड में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ के अंदर सिंबोलिज्म के इस्तेमाल को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सिंबोलिज्म के आइडिया को क्लियर करना पड़ेगा। सिंबोलिज्म एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि 19वीं सदी के अंदर आई। इस मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये था कि राइटिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जाए। सिंबोलिज्म से मुराद क्या है? सिंबोलिज्म से मुराद सिंबल्स, इमेजेस का इस्तेमाल करना इमोशंस को इन्वोक करने के लिए, यानी अपनी राइटिंग्स को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इमेजेस या सिंबल के इस्तेमाल को ही सिंबोलिज्म कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टू द लाइट हाउस, जो कि एक बहुत फेमस मॉडर्निस्ट वर्क है जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा वर्जीनिया वुल्फ ने, उसके अंदर सिंबोलिज्म के यूज़ को देखेंगे। द लाइट हाउस एक ऐसा वर्क है कि जिसके अंदर सिंबोलिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन वेब मौजूद है कि जो कि कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताता है, और यहाँ पर कैरेक्टर्स को एक्सपोज किया गया है बाय द यूज़ ऑफ सिंबोलिज्म। Now let's discuss some of the core symbols that have been used in this novel. The sea, सबसे पहला सिंबल जिसको हमने डिस्कस करना है इस नावल के अंदर, वो सी का सिंबल है। अब सी का सिंबल अगर देखा जाए एक आम इंसान के लिए तो वो एक ऑर्डिनरी फिनोमेना है। सी को देखते हुए क्या आता है आपके माइंड में? सी को देखते हुए आपके माइंड में एक ऐसी बॉडी आती है कि जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। टूरिज़्म आपके जहन में आता है, आपके जहन में बोटिंग का कल्चर आता है, आपके जहन में और पिकनिक्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें माइंड में आती हैं। लेकिन एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए सी को देखना थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। उसका जो नज़रिया होना चाहिए सी को देखते हुए वो और ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता, वो एक क्रिटिक होता है जो लिटरेचर को स्पेसिफ़िकली एक ख़ास कैनन, एक ख़ास नुक्ता नज़र से देखता है। अब सी क्या रिप्रेजेंट करता है टू द लाइट हाउस में? सी रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स ऑफ टाइम एंड लाइफ, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो नावल है उसको अगर हम देखें, उसके 3 मेजर डिवीजन्स को देखें तो उसके अंदर यही डिस्कस किया गया है कि कैसे वक्त गुजरने के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स और उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर क्या डिफरेंस आता है, उनकी ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब सी जो है अपनी वेव्स के साथ दंदनाता हुआ फिर रहा है पूरे प्लॉट के अंदर। प्लॉट में कहीं एक जगह आप देखें कि सी और उसकी वेव्स का जिक्र है और उन सब को सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया गया है। सी जो है अपना करैक्टर कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, यानी किस तरीके से चेंज करता है? कभी तो वो बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिजान होता है, उसकी जो लहरें होती हैं वो टकरा रही होती हैं किनारों के साथ समंदर के। मिसिस रैमसे के लिए सी की क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है? मिसिस रैमसे के लिए जो सी है वो कंसोलिंग है, लाइक अ क्रैडल सॉन्ग। उनके लिए जो सी है वो एक ऐसा गाना है जो कि एक बच्चे की लोरी के तौर पर एक्ट करता है, तो उनको वो कंसोलिंग और सूदिंग किस्म का कंफर्ट देता है। Sometimes its power sweeping savagely seems to reduce the individual to nothingness. अब सी एक ऑर्डिनरी फिनोमेना नहीं है, उसकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। जो उसकी पावर्स हैं समटाइम्स स्वीप कर देती हैं और सब चीज़ें तबाह कर देती हैं, इवन इंडिविजुअल्स को भी ख़त्म कर देती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सिंबल हमारे पास जो कि नावल के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो है लाइट हाउस का सिंबल। लाइट हाउस क्या है? अगर हम प्लॉट को पढ़ें तो हमें पता लगता है कि जो मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे के बच्चे हैं उनका जो चाइल्डहुड एम है वो लाइट हाउस तक जाना है। तो लाइट हाउस की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे नावल के अंदर। लाइट हाउस होल्ड्स अ क्लस्टर ऑफ सजेशन, यानी लाइट हाउस की जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो किसी एक चीज़ को सिग्निफाई या रिप्रेजेंट नहीं करता, वो इन्वोक करता है वैरायटी ऑफ इमोशंस को। लाइट हाउस इस पैसिमिस्टिक दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ होप एंड डिज़ायर है। पैसिमिस्टिक दुनिया से क्या मुराद है?
जिस दौर के अंदर ये नावल लिखा गया वहाँ पर पेसिमिज्म मौजूद था। पेसिमिज्म किस वजह से मौजूद था कि उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम हुआ था। जब भी जंग होती है तो उसमें डिस्ट्रक्शन होती है, इंसान है उसकी सिविलाइजेशन तबाह हो जाती है, कलेक्ट्रल डैमेज होता है, फाइनेंशियल डैमेज होता है, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है। जो इंसान जो होता है अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा होपलेस होना शुरू हो जाता है। तो लाइट हाउस सिंबल है होप और डिज़ायर का। इस पेसिमिज्म भरी दुनिया में आज भी हम इससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। मिसेस रैमसे के लिए लाइट हाउस क्या है? मिसेस रैमसे के लिए लाइट हाउस है पैट्रियार्कल माइंडसेट को चैलेंज करना। पैट्रियार्कल माइंडसेट को कैसे चैलेंज करना? मिसेस रैमसे चाहती हैं कि वो जेम्स रैमसे की ख्वाहिश पर लाइट हाउस चाहें, लेकिन जो उनके हस्बैंड है वो हमेशा इस चीज़ का ऐलान कर देते हैं बगैर देखे हुए कि कल मौसम ठीक नहीं है, हम लाइट हाउस नहीं जा सकते हैं। तो मिसेस रैमसे अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा कुड़ती हैं और वो चाहती हैं कि वो लाइट हाउस तक जाकर किसी तरीके से इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को चैलेंज करें, उस मेल डोमिनेंस को चैलेंज करें। जेम्स के लिए लाइट हाउस क्या सिंबलाइज करता है? जेम्स के लिए लाइट हाउस सिंबलाइज करता है चाइल्डहुड एम्बिशन। हमने पहले भी वीडियो के अंदर देखा कि चाइल्डहुड एम्बिशन और अडल्टहुड एम्बिशंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो आपकी ख्वाहिशें, जो आपके डिज़ायर्स, जो आपके एम्स चाइल्डहुड में होते हैं वो आपकी एडल्ट एज के अंदर नहीं होते। तो जेम्स के लिए लाइट हाउस सिंबलाइज करता है चाइल्डहुड एम्बिशन को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल हम देखते हैं कि जब जेम्स एक एडल्ट एज में चला जाता है तो उसके अंदर जो लाइट हाउस जाने की ख्वाहिश है, जो उसका एम है, वो ख़त्म हो जाता है। वो लाइट हाउस जाता तो है लेकिन लाइट हाउस के लिए उसकी उस किस्म की अट्रैक्शन नहीं रहती। लिली ब्रिस्को के लिए क्या है? लिली ब्रिस्को के लिए लाइट हाउस है अपने पैशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक मोटिवेशनल फोर्स। तो लिली ब्रिस्को के लिए लाइट हाउस उसको एक मोटिवेशन फराहम करता है कि वो अपने पैशन को परस्यू कर सके। क्यों? उस ज़माने में एक चीज़ समझी जाती थी कि जो विमेन हैं उनका आर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आर्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं और गॉड ने उन्हें एस्थेटिक और आर्टिस्टिक ब्यूटी से ब्लेस नहीं किया। लेकिन लिली ब्रिस्को इस नोशन को तोड़कर ये जाहिर करना चाहती थी कि जो विमेन है उसके अंदर भी क्वालिटी होती है कि वो आर्टिस्टिक क्रिएशन कर सकती है। तो लिली ब्रिस्को की पेंटिंग यही सिंबलाइज़ करती है। प्लॉट के अंदर हम देखें तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है जो किसी इनोवेटिव चीज़ की बात करते हैं। तो लिली ब्रिस्को को बहुत सारे कैरेक्टर्स क्रिटिसाइज़ करते हैं। स्पेसिफिकली चार्ल्स टैंसले का कैरेक्टर उसे क्रिटिसाइज़ करता है कि विमेन कैंट राइट, कैंट पेंट। लाइट हाउस आल्सो क्वेश्चंस द फाउंडेशंस ऑफ मेल डोमिनेंस। वो जो मॉडर्निस्ट सोसाइटी थी, जो एज थी वर्जीनिया वुल्फ की, वो मेल डोमिनेंस के ऊपर बेस करती थी। खुद वर्जीनिया वुल्फ ने भी मेल डोमिनेंस के फाउंडेशन को हिलाया और उसे क्वेश्चन किया और अपने वर्क के थ्रू भी उसने यही कुछ किया। बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स या लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, उन्होंने लाइट हाउस के ऊपर अपना अपना क्रिटिकल ओपिनियन दिया, लेकिन रसल का ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रसल ने कहा था कि जो लाइट हाउस है वो फेमिनिन क्रिएटिव प्रिंसिपल की तरह है, यानी ये औरतों के हकूक़ का नंबरदार है। इससे निकलने वाली जो रोशनियां हैं वो औरतों के हकूक़ की जो आइडियोलॉजी है उसे मुनव्वर करेंगी। विंडो हम जानते हैं कि मेजर डिवीज़न है हमारे नावल की। हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डिवीज़न है, जो स्टार्ट है हमारे नावल का वो है। विंडो से क्या मुराद है? वैसे भी अगर हम देखें, सिंबॉलिकली ना भी देखें, तो विंडो एक ऐसा थ्रेशोल्ड होता है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसके थ्रू आप किसी जगह झांक सकते हैं। तो यहाँ पर विंडो से मुराद ये, क्योंकि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेस्ड नावल है, तो इससे मुराद ये है कि विंडो एक ऐसा सिंबल है कि जिससे आप अपनी ज़ात को देख सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। ये सिंबलाइज करती है डिवीजन ऑफ नावल को। दूसरी जो दो डिवीजन है वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। नंबर 1 डिवीजन हम जानते हैं द विंडो है, दूसरी डिवीजन हमारे पास है टाइम पासिस और तीसरी डिवीजन है द लाइट हाउस। इट इज़ अ सेपरेटिंग शीट ऑफ ग्लास बिटवीन रियलिटी एंड मिसेस रैमसेज माइंड। अब मिसेस रैमसे का माइंड और रियलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो हमारे पास ये सिंबल है ये एक सेपरेटिंग शीट ऑफ ग्लास है बिटवीन मिसेस रैमसेज एम्स माइंड और reality. It serves to expose the characters in front of our eyes. अब विंडो एक ऐसा व्यू पॉइंट है कि जिससे हम कैरेक्टर्स के अंदर झांकते हैं कि उनकी फीलिंग्स, उनका इमोशंस, उनके जज्बात क्या हैं। एक लिटरेरी फिगर अपने थीमेटिक पैटर्न्स जो होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ही ऑडियंस या रीडर्स के सामने लाता है।
जो कैरेक्टर्स हैं इस नावल के वो भी सिंबॉलिक हैं। कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली अरेंज किया जाता है ताकि एक डेफिनेट किस्म का सिंबॉलिक पैटर्न आपके सामने बनकर आए। मिसेस रैमसे का जो कैरेक्टर है उसने सारी बुक को प्रिवेट किया हुआ है, यानी सेंट्रल कैरेक्टर हम कहते हैं। एवरी कैरेक्टर हैज़ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ हर पर्सनैलिटी। अब मिसेस रैमसे का जो कैरेक्टर है उसकी जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हर कैरेक्टर उसे डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। लिली ब्रिस्को उसे मदर के तौर पर देखती हैं, विलियम बैंक्स और चार्ल्स उसे एडोर करते हैं और वो कहते हैं वो जितनी खूबसूरत है उसे उन चीज़ों का पता नहीं है। खुद जो मिसेस रैमसे का कैरेक्टर है वो सिंबलाइज करता है एक ऐसी औरत को कि जिसका कोई पर्सनल एम नहीं है, जो कि पैट्रियार्कल माइंड्स और मेल डोमिनेंट सोसाइटी को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। चिल्ड्रन उन्हें लाइट हाउस के तौर पर देखते हैं अपनी लाइफ्स की। मिसेस रैमसे स्टैंड्स फॉर क्रिएटिव वाइटैलिटी, ये क्रिएटिविटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ से। अब मिस्टर रैमसे कौन है? मिस्टर रैमसे हेड हैं रैमसेस फैमिली के और हस्बैंड हैं मिसेस रैमसे के। मिस्टर रैमसे स्टैंड्स करते हैं स्टेराइल डिस्ट्रक्टिव बैरियर्स टू रिलेशनशिप, यानी एक बहुत ज़्यादा सख्त पर्सनैलिटी है, एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है कि जो अपने व्यू पॉइंट को दूसरों के ऊपर थोपने पर यकीन रखते हैं और अच्छे रिलेशनशिप को बनाने में एक बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। मिस्टर रैमसे सिंबलाइज करते हैं पैट्रियार्की और मेल डोमिनेंट सोसाइटी को, जो कि मॉडर्निस्ट एरा में बहुत ज़्यादा थी। जो फीमेल्स थी या जो वाइफ्स थी उन्हें सबऑर्डिनेट रोल प्ले करना पड़ता था, उन्हें डोमेस्टिक टास्क के अलावा कोई सिग्निफिकेंट टास्क नहीं दिया जाता था और उन्हें अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फीमेल जाना भी चाहती थी, जो उसके वेजेस होते थे वो मेल से 50% होते थे और बहुत ज़्यादा कम होते थे। लिलीज पेंटिंग, अब लिली की पेंटिंग है। लिली यंग एस्पायरिंग पेंटर है, ये हमने कैरेक्टर्स में भी देख लिया था और वैसे भी जब हमने समरी पढ़ी तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था। अब लिली की पेंटिंग क्या सिंबलाइज करती है? लिली की पेंटिंग सिंबलाइज करती है कि आपको जो आपके पर्सनल एम्स हैं, जो आपकी विशेज़ हैं और डिज़ायर्स हैं, उनको आपने फुलफ़िल करना है। आपने सोसाइटी को नहीं देखना कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बेहतर तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकते हैं, तो आपको अपना जो एम है उसे लेकर चलना चाहिए। अब लिली ब्रिस्को एक पेंटर है जो कि अपनी पेंटिंग के ज़रिए मेल डोमिनेंस का जो फिनोमेना है उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है। क्यों? उस ज़माने में लिली ब्रिस्को और उस जैसे बहुत सारी जो फीमेल आर्टिस्ट थी उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था कि जो आर्टिस्टिक फील्ड है वो डोमेन नहीं है फीमेल्स की। तो लिली ब्रिस्को ये जो मिथ्स थी, ये जो आइडियोलॉजी थी, इसकी फाउंडेशंस को चैलेंज करना चाहती थी। उनका कैरेक्टर फेमिनिस्ट कैनन के ज़रिए भी उनके ऊपर फेमिनिज्म भी बहुत अच्छे तरीके से लग सकता है। अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं टू द लाइट हाउस का फेमिनिज्म के थ्रू, तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड वीडियो मौजूद है चैनल के ऊपर, आप चैनल को स्क्रॉल करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।